नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश कुमार और आप देख रहे हैं आरएनपी इंग्लिश क्लास के माध्यम से पॉडकास्ट। आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान हैं जो साइंटिफिक असिस्टेंट एनपीसीआईएल के पद पर कार्यरत हैं। तो आज हमारे साथ हैं संदीप प्रजापति सर। तो नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार। मेरा नाम संदीप प्रजापति है और मैं ग्राम तम्मनपट्टी का निवासी हूँ और मैं वर्तमान समय में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एनपीसीआईएल में एज ए साइंटिफिक असिस्टेंट के पोस्ट पर कार्यरत हूँ, जो कि रावतभाटा राजस्थान में है। तो आज हम सर से बात करें कि एनपीसीआईएल में अपना कैरियर कैसे बनाएं। मेरे साथ है संदीप सर। तो आज हम इनसे बात करेंगे और इनके अनुभवों को जानेंगे, किस प्रकार से इन्होंने इस फील्ड में सफलता हासिल किया है। ठीक है सर, मेरा पहला प्रश्न आपसे होगा कि आपने बहुत सारे एग्ज़ाम, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दिए होंगे, तो सिर्फ आपने एनपीसीआईएल वाला ही एग्ज़ाम पास किया है या फिर और कोई भी है? नहीं सर, मैंने तो जैसे यहाँ से 12th के बाद फिर मैंने डिप्लोमा किया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में और उसके बाद फिर मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी में लग गया, प्रयागराज गया, कोचिंग वगैरह किया। तो वहाँ से स्टार्टिंग फेज़ में तो मेरा मतलब बहुत ही कम नंबर आते थे, नहीं होता था, फिर ये होता था कि नहीं होगा। फिर उसके बाद 2 साल 3 साल जब मेहनत करने के बाद एक रिदम बन गया, तो उसके बाद मेरे 3-4 एग्ज़ाम क्वालिफाई हुए। उसमें से सबसे पहला एग्ज़ाम मेरा डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का ही था, न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स का। तो उसमें मेरा इंटरव्यू था, वहाँ से कुछ एक्सपीरियंस मिले। उसके बाद फिर इंटरव्यू में मेरा नहीं हुआ सिलेक्शन। फिर उसके बाद रेलवेज़ के एग्ज़ाम आए, मेट्रोज़ के एग्ज़ाम आए, मेट्रो में मैंने दिया था, साइको में फिर मैं मतलब डिस्क्वालीफाई हो गया। उसके बाद फिर 1-1 2-2 नंबर से ऐसे कई सारे एग्ज़ाम्स में छटा था और लास्ट स्टेज पे आने के बाद मेरे 3-4 एग्ज़ाम्स क्वालिफाई हुए हैं। इसमें से एक आरआरबी जेई था, असिस्टेंट लोको पायलट था और उसके बाद भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर था और लास्ट में ये एनपीसीआईएल। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं ना सर, डिमोटिवेट हो जाते हैं जब आपको पहली असफलता मिली। तो आपने उसको मोटिवेशन के तौर पे लिया या फिर डीमोटिवेशन के तौर पे लिया? नहीं, पहले बात तो जब हम तैयारी करने गए थे तो हम लोग को पता ही नहीं था कि मतलब किस तरह से क्या करना है, एक प्रॉपर गाइडेंस वगैरह नहीं मिला था। फिर सर से कंसल्ट होता रहता था बीच बीच में, तो बात करते थे तो कहते थे ठीक है, प्रॉपर गाइडेंस, इनसे मतलब राय मिलती थी। तो एक पता चल गया तरीका कि कैसे हम लोग को तैयारी करना है। तो पढ़ते तो सभी हैं, लेकिन एक प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर वे पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम लोग को तैयारी करना है। तो जब वो रास्ता पता चला तो स्टार्टिंग में तो कम नंबर आते थे, 1-2 एग्ज़ाम दिए थे तो उस समय पता नहीं था। लेकिन जब एग्ज़ाम्स दिए, पेपर कैसा आता है, पेपर का पैटर्न पता चला, तब हमको पता चला कि इस तरीके से पेपर आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं। फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस वगैरह देखे, उसके फिर गाइडेंस मिला, फिर धीरे धीरे ऐसे ही आगे बढ़ते चले गए। यानी सर, ये सभी का मानना है, जितने भी सक्सेसफुल पीपल हैं, लोग हैं, लोगों का कहना है कि बिना गाइडेंस के हम अपनी सफलता की, ने आपको गाइड किया जो आज आप अपनी सफलता के शिखर पे हैं। सर सबसे पहले तो गाइडेंस के तौर पे हमारे कोचिंग के ब्रिजेश सर थे। ये मतलब स्टार्टिंग से ही, क्योंकि यहाँ पे हम लोग की बेस तैयार हुआ था, न्यू जो होती है हमारी जड़, वो यहीं के कोचिंग से स्टार्ट हुई थी। कौन से कोचिंग और कौन से सर ने आपको गाइड किया? ये मैं यहाँ चुनार में सरस्वती चिराग कोचिंग के नाम से चलता है, ब्रिजेश सर पढ़ाते थे। तो मैथ फिजिक्स वगैरह इनसे गाइडेंस में हम लोगों ने पढ़ा था। तो यहाँ से हम लोग का एक न्यू और जो बेस होता है वो बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रांग हो गया था। तो यहाँ से निकलने के बाद फिर हमारे साथ के बहुत लोग थे, तो अलग अलग फील्ड में, कोई बीएससी करने, कोई बीटेक वगैरह करने। तो हम लोग थे बेसिकली लोअर मिडिल क्लास के फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो हमारा मानना यह था कि हम लोग ऐसा फील्ड चूज़ करें कि कम एफर्ट में जल्दी से जल्दी नौकरी पाना है। तो उसके लिए फिर मतलब ये था कि सबसे बेस्ट तरीका तो फिर सर से गाइड वगैरह मिला। तो ये था कि आप डिप्लोमा वगैरह कर सकते हैं, 3 साल का कोर्स होता है। इसमें मतलब कहीं भी टेक्निकल कोर्स कर लेंगे तो प्राइवेट में, गवर्नमेंट में कई सारे अपॉर्चुनिटीज़ आते हैं, तो वहाँ आप मतलब जल्दी सक्सेस हो जाएंगे। नहीं कुछ होता है तो प्राइवेट में तो जॉब मिल ही जाएगा। तो इसी के हिसाब से हम लोगों ने डिप्लोमा वगैरह चूज़ किया था। और उसके बाद फिर जब आगे निकला, पास आउट हुआ, तो फिर पता चला कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं, अलग अलग पेपर्स आते हैं। तो ये हुआ कि ठीक है, 1-2 साल समय दे के देख लेते हैं, अगर हो गया तो फिर अच्छा है। तो फिर वहाँ से मतलब कोचिंग से बेस स्टार्टिंग गाइडेंस यहीं से मिला था हमको। और यानी कि जब आपने असफलता हासिल किया था या जब असफलता आपने फेस किया था, तो उस टाइम अपनी बातें सर तक आपने बताई थी या छिपाई थी?
नहीं, उस टाइम तो मतलब नहीं बताया था, किसी को नहीं बताया था, घर पे भी नहीं बताया था इवन। तो मतलब पूछते थे घर वाले कि हाँ एग्ज़ाम्स हो गया, रिज़ल्ट आया, क्या आया? तो मतलब यही होता है कि अब बार-बार क्या ही मतलब कि हाँ, दिए हैं एग्ज़ाम, अभी रिज़ल्ट नहीं आया है। या फिर कुछ दिन बाद मतलब 1-2 महीने बाद बताते थे कि हाँ, मतलब मेरिट ज़्यादा चला गया था, नहीं हुआ है, कट ऑफ में नहीं आ पाए हैं। तो बोलते थे ठीक है, मतलब ट्राई करो 1-2 बार और देखो। मतलब देते थे बीच से मतलब सपोर्ट देते थे कि ठीक है। ब्रिजेश सर तो हमेशा जब भी मिलते थे बाहर कभी भी, क्योंकि कोचिंग से तो निकल चुके थे हम लोग, तो कभी आना जाना होता था, कभी कहीं पे मिलते थे तो प्रणाम वगैरह करते थे, तो वही कहते थे कि ठीक है बच्चा लगा रहे, हो जाएगा हो जाएगा। तो मतलब उनका हमको अपने पे कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन जब सर बोलते थे कि हो जाएगा तो फिर लगता था कि नहीं सही में हो जाएगा। यानी आपको खुद से ज़्यादा सर को खुद पे भरोसा था कि आप अपने जीवन में कुछ ना कुछ ज़रूर कर लेंगे। सर आपने बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स क्वालीफाई किया है, तो आपने एनपीसीआईएल में ही क्यों अपना करियर चूज़ किया है? तो सर इसके लिए तो मैं बताना चाहूँगा कि जैसे डिप्लोमा लेवल पे तो ऐसा नहीं है कि मैं इसी फील्ड को चूज़ किया था। मैंने इसे डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद जितने जेईई लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं, एसएससी जेईई हो गया, आरआरबी जेईई हो गया, उसके बाद स्टेट वगैरह के जितने जेईई हो गए, उसके एग्ज़ाम मतलब सारे फॉर्म भरते थे। तो उसमें मेरा मतलब होता था 2-4 नंबर से मेरा रह जाता था। तो जब मेरा बार्क में मेरा एग्ज़ाम्स क्वालीफाई हुआ, तो मैं बार्क का इंटरव्यू देने गया था मुंबई में। तो डिप्लोमा लेवल पे कहीं पे इंटरव्यू नहीं होता है, केवल एग्ज़ाम्स होते हैं। लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में ही आपका इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू का प्रॉपर गाइडेंस था नहीं, तो मैं गया था बार का इंटरव्यू देने, तो वहाँ पे मैं रिजेक्ट हो गया था। हालाँकि 0.25 से मैं रिजेक्ट हुआ था। तो कुछ क्योंकि मैं यूट्यूब वगैरह से अपने से सेल्फ स्टडी करके ये गाइडेंस तैयार कर लिया था इंटरव्यू का। तो जब वहाँ गया, वहाँ का एनवायरनमेंट देखा, चीज़ें देखी, तो मुझे लगा कि नहीं मतलब जेईई लेवल से भी अलग एक साइंटिफिक एरिया है, जहाँ पे आप साइंटिस्ट के साथ मिल के काम कर सकते हैं। एक अलग ही दुनिया मुझे नज़र आई वहाँ पे, मतलब बाहर गेट पे एंट्री आम लोग नहीं कर सकते हैं, प्रॉपर रिस्ट्रिक्शंस होता है। तो मुझे लगा कि नहीं यहाँ अंदर घुसना है और यहाँ का देखना है एनवायरनमेंट, वहाँ का साइंटिस्ट वगैरह से मिलना, सबसे बातें करना, वहाँ की कॉलोनीज़ मतलब फैसिलिटीज़ के मामले में इतना अच्छा था कि मुझे था कि बस अब मतलब कैसे भी करके भगवान इसमें हो जाए मेरा। तो लेकिन बार्क में नहीं हुआ। तो उसके बाद ये हुआ कि ठीक है कोई बात नहीं, वहाँ नहीं हुआ, लेकिन वहाँ से मुझे इंटरव्यू का गाइडेंस मिल गया था। फिर दोबारा एनपीसीआईएल का आया, वैकेंसी आई, तो उसमें मुझे लगा कि अब ठीक है, अब फिर से एक बार ट्राई करते हैं। उम्मीद मुझे बिल्कुल भी नहीं थी कि इसमें होगा, लेकिन अब भगवान की कृपा और गुरुजनों का सबका आशीर्वाद और प्रॉपर गाइडेंस था कि मतलब मेरा एग्ज़ाम भी क्वालिफाई हुआ, फिर मैं इंटरव्यू देने गया, इंटरव्यू क्वालिफाई हुआ, तो फिर ये लगा कि चलिए अब मतलब हो जाएगा इस फील्ड में। तो फिर वहाँ से प्रॉपर गाइडेंस मिला था मुझे बार्क के थ्रू। अच्छा, इसी में मैं आपसे 2 प्रश्न पूछना चाहूँगा, जो सभी बच्चे जानना चाहते हैं और सभी बच्चों के साथ ऐसी घटनाएँ घटती हैं। सर जब आपको रिजेक्शन मिला, तो आपको उस टाइम दिमाग में क्या चीज़ें चल रही थीं? और हमारा दूसरा प्रश्न होगा, जब आपने क्वालीफाई किया एनपीसीआईएल में, घर पे गए, तो आपको वो खुशी क्या हमारे दर्शक को बताना चाहेंगे? सबसे पहला मेरा प्रश्न यही है कि जब आपको रिजेक्शन मिला तो आपके दिमाग में क्या-क्या चीज़ें चल रही थीं? रिजेक्शन में तो सर मतलब यही होता है कि हर आदमी टूट जाता है, मतलब उम्मीद करके जाते हैं। एक तो हम लोग लोअर मिडिल क्लास से हैं, तो उतना दूर मुंबई गया बार का एग्ज़ाम देने, तो जनरल के मतलब ट्रेन में सफ़र करके जाना, सब कुछ करना, प्रॉपर वेल मेंटेन ड्रेस पहन के जाना, तो हम लोग के लिए एकदम नया था। और मतलब पैसे का अभाव था, ये सब चीज़ों से तो फ्रेंड्स के मतलब किसी से हेल्प करके मैंने ब्लैक शूज़ वगैरह मांगे थे, सब पहन वगैरह के गया था। तो इंटरव्यू वगैरह मतलब जब हुआ, तो लगा था कि ठीक है अच्छा हो जाएगा, लेकिन जब बाद में रिजल्ट मतलब ऑन द स्पॉट एक दिन में आ जाता है, तो उस टाइम मैं मुंबई में ही था। तो जब रिजल्ट अच्छा नहीं आया, तो फिर मतलब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। उस टाइम ये था कि चलो मुंबई गए, थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, लेकिन मतलब देख के फिर रिजल्ट पूरा डिमोटिवेट हो गया। फिर मेरे रिलेटिव्स एक दो वहाँ पे थे, तो वो लोग बोल रहे थे कि रुक जाओ 1-2 दिन घूम के जाना। फिर मेरा मूड एकदम अच्छा नहीं था, तो फिर मैं बोला कि नहीं, मुझे मुझे काम है, मेरा एग्ज़ाम है। मैं झूठ बोल के वहाँ से चला आया। मतलब बहुत बुरा लगता है, फिर क्या ही बताएं कि उस टाइम की क्या ही फील होता है। तो रिजेक्शन का मतलब होता है दर्द, लेकिन यही है कि आप उस चीज़ को मोटिवेशन के तौर पे भी ले सकते हैं कि अगर मान लीजिए आप रिजेक्ट हुए हैं, तो कितने किन किन गलतियों से हुए हैं, उस चीज़ को आगे सुधारना है। तो फिर मैं वहाँ से जैसे ही वापस आया, लग गया मैं अपने नेक्स्ट के प्रिपरेशन में, और उस चीज़ को गाइड किया कि मैंने यहाँ पे कौन से क्वेश्चन का आंसर दिया था, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, क्या मुझे और इम्प्रूव करना चाहिए था। उस चीज़ को मैं इम्प्रूव किया, और उसका रिजल्ट मतलब था कि आगे वाले एग्ज़ाम में मुझे बहुत काम आया वो। यानी इस बात से आपको एक बात तो क्लियर हो गई होगी कि रिजेक्शन एक प्रकार से बोलते नहीं, अनुभव मिलता है।
कि हमारी गलतियाँ क्या हैं, हम उस पर सुधार करते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं फेलियर इज़ द पिलर ऑफ द सक्सेस, यानी असफलताओं से आपको अनुभव मिलता है, और जब अनुभव मिलेगा तो सफलता आपको डेफिनेटली मिलेगा। मेरा दूसरा प्रश्न सर आपसे ये था कि जब आपने इस फील्ड में क्वालिफाई किया, घर पे आया, वो खुशी आप किस प्रकार से बयां किए? तो सबसे पहले जब रिज़ल्ट आया था तो उस टाइम मुझे पता नहीं था। तो मेरा एक फ्रेंड था तो वो स्टेटस पे लगाया था, तो मुझे पता नहीं था कि रिज़ल्ट आ गया है। तो जब फिर मैंने देखा कि हाँ इसका रिज़ल्ट आ गया है, वो अपना लगाया था स्टेटस पे, तो मुझे लगा कि रिज़ल्ट आ गया, इसका हो गया है, तो मुझे भी चेक करना चाहिए। लेकिन फिर डर भी लग रहा था कि जब भी चेक करते हैं हर बार रिज़ल्ट में मतलब निराशा ही हाथ लगती है, तो मेरा हिम्मत नहीं हो रहा था कि रिज़ल्ट चेक करें। तो फिर मैं और मेरा भाई दोनों लोग साथ में प्रिपरेशन करते थे, तो मैंने अपने भाई से बताया कि रिज़ल्ट आ गया है, तुम चेक करो, मेरी तो हिम्मत नहीं है चेक करने की। तो वो चेक किया, तो बता रहा था कि रोल नंबर है, लेकिन मुझे बिलीव तो नहीं हो रहा था। हमने कहा रीचेक करो, 2 बार 3 बार चेक किया, बताया रोल नंबर है। फिर मैंने भी देखा, उसको मिलाया, मतलब विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यही रोल नंबर है, तो ये मैं ही हूँ और मेरा ही मतलब सब कुछ है। उसके बाद 3-4 बार मतलब क्लियरफाई किया, फिर दोस्तों के फ़ोन आने लगे, बोल रहे हैं कि तेरा भी हो गया है। तो फिर मतलब खुशी थी, आँखों में थोड़े आँसू थे, लेकिन वो बयाँ नहीं कर सकते थे। बहुत अच्छा लग रहा था कि चलो फाइनली अब हम लोग का भी मतलब स्ट्रगल वाला फ़ेज़ दूर हो गया। फिर सबसे पहले मैंने मम्मी को ही फ़ोन किया था घर पे, बताया था कि मतलब रिज़ल्ट आ गया है, तो उनको भी खुशी थी और उनका भी स्ट्रगल था, बहुत सहयोग था उनका, गाइडेंस था। वो मतलब हमेशा कहते थे कि ठीक है, तुम लोग लगे रहो, करते रहो, आज नहीं तो कल हो जाएगा। तो मोटिवेशन वो भी करती थी, बीच-बीच में कभी भी नहीं होता था तो बात करते थे, तो वो भी हम हमेशा गाइड करती रहती थी। तो सबसे पहले उनको बताया था, तो इसके बाद फिर दोस्तों के फ़ोन आने लगे, उनको फिर सबको धीरे-धीरे पता चल गया, तो खुशी बहुत अच्छी होती है वो। यानी एक बात ये भी क्लियर है कि बिना मेहनत के सफलता हासिल नहीं होती है। चाहिए, क्योंकि लोअर मिडिल क्लास के हैं तो या तो आप प्राइवेट जॉब से इतना कर सकते हैं कि आप कमा के मतलब अपना पेट भर सकते हैं, लेकिन अगर आपका घर का स्थिति बदलना है और एक मतलब अलग बदलाव लाना है, अपनी पीढ़ी को बदलना है और अपने बच्चों को या फिर जनरेशन को एक अच्छी शिक्षा देनी है, अच्छा गाइडेंस देना है, तो उसके लिए आपको थोड़ा-सा संघर्ष तो करना पड़ेगा। तो मेरे घर फैमिली में कोई गवर्नमेंट जॉब में नहीं था, मेरे दादा इवन नहीं थे, मेरे पापा के जनरेशन में भी कोई नहीं था। तो फिर ये मैं पहला ही हूँ मतलब अपने पूरे ख़ानदान में जिसने गवर्नमेंट जॉब वो किया है। उसके बाद अब धीरे-धीरे लोगों का, अगल-बगल के लोगों का भी देख के मानसिकता इस सब चीज़ों को बदला हुआ है कि नहीं मतलब तैयारी करवाना चाहिए और बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तो उनसे भी काफ़ी मतलब गाइड हुए हैं हमसे, तो काफ़ी अगल-बगल के जितने लोग हैं अब वो भी अपने बच्चों पे ध्यान देते हैं। उन्होंने भी उनको तैयारी करने के लिए मुझसे भी प्रॉपर गाइडेंस माँगते हैं और उनको भी भेज रहे हैं प्रिपरेशन करने के लिए। तो अच्छा लगता है ये सब चीज़ें देख के। यानी आसपास के लोग भी देखते हैं, यानी इनसे इंस्पायर्ड होते हैं और इनसे गाइडेंस भी सर से लेने आते हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। सर बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। मेरा अगला प्रश्न है कि एनपीसीआईएल में एक साइंटिफिक असिस्टेंट की मुख्य जिम्मेदारियां क्या होती है? जैसा कि नाम से ही है कि साइंटिफिक असिस्टेंस, मतलब कि आप एक साइंटिफिक को असिस्ट करते हैं, मतलब उनको आप एज ए हेल्प करते हैं उनके काम में, जैसे भी वो लोग जो रिसर्च वगैरह कर रहे हैं तो उनके साथ में आपको इंक्लूड होके आपको रिसर्च वर्क में भी करना होता है। तो ये तो बार्क में भी ऐसा ही होता है। और एनपीसीआईएल जो होता है ये एक पावर मतलब प्लांट जो है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग प्लांट होती है। तो यहाँ पे आपको न्यूक्लियर से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है न्यूक्लियर के माध्यम से, उसको कैसे प्रोड्यूस करना है उसमें हेल्प करना रहता है, तो उसको हम लोग असिस्ट करते हैं। सर मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है कि ज्वाइनिंग के बाद जो नए उम्मीदवार होते हैं, क्या उनके लिए कोई विशेष ट्रेनिंग होता है? अगर होता है तो कितने मंथ का या कितने साल का होता है? तो जैसे कि एनपीसीआईएल में अगर आप एज अ साइंटिफिक असिस्टेंट ज्वाइन करते हैं तो उसमें 1.5 साल की प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। तो उसमें 6 मंथ का क्लासरूम ट्रेनिंग होता है और 1 साल का ऑन जॉब ट्रेनिंग होता है। तो क्योंकि ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है तो इसमें जो है कि सेफ्टी का बहुत ध्यान दिया जाता है। तो इसके लिए हमारे एनपीसीआईएल का लोगो है कि सेफ्टी फर्स्ट प्रोडक्शन नेक्स्ट। तो हम लोगों को प्रॉपर क्लासरूम ट्रेनिंग में सेफ्टी का क्या क्या चीज़ें का क्या मतलब प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, प्रॉब्लम आने के पहले क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, उस चीज़ पे हम लोग पूरा प्रॉपर उसका सॉल्यूशन पे हर चीज़ों को पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। उसके बाद ऑन जॉब ट्रेनिंग में जाके हम लोगों को उस प्लांट में हर चीज़ को दिखाया जाता है, प्रैक्टिकल करके उस चीज़ों को सिखाया जाता है, सब कुछ कराया जाता है 1.5 साल में। तो ये 1.5 साल की एक प्रॉपर ट्रेनिंग होती है हम लोग की। ट्रेनिंग के दौरान सर आपको बोरिंग नहीं हो रहा था?
नहीं नहीं, ट्रेनिंग के दौरान बिल्कुल भी बोरिंग नहीं हो रहा था, बल्कि इंटरेस्टिंग होता है ट्रेनिंग। मतलब फिजिक्स का सब्जेक्ट मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। तो उसमें जो है कि पूरा न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में पढ़ना रहता है, और यहाँ पे मैंने विजय सर से पूरी जो फिजिक्स पढ़ाया था उन्होंने, तो मेरा बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था, मेरे अच्छे नंबर आए थे उसमें। तो वहाँ पे गया तो फिर फिजिक्स के बारे में पढ़ना है, तो एक अपना इंटरेस्ट जिस फील्ड में रहता है उस चीज़ के बारे में पढ़ने को मिलता है, तो और अच्छा लगता है। और उसमें भी और उसके आगे की चीज़ें पता चलती है, नई नई टेक्नोलॉजीज के बारे में पता चलती हैं, तो इंटरेस्टिंग रहता है, बहुत मज़ा आता है, अच्छा रहता है। तो मेरा अगला प्रश्न आपसे है कि इसके लिए सेल्फ स्टडी काफ़ी है या फिर किसी कोचिंग को ज्वाइन करना बहुत ही ज़रूरी है? तो यदि इसके लिए मैं बताऊंगा कि यदि आप आपके 3 साल के डिप्लोमा कोर्स में आप क्लासरूम में बहुत अच्छे से पढ़ाई वगैरह हुई है, क्लास अच्छे से चला है, तो सेल्फ स्टडी से भी हो जाएगा। कोचिंग लेना ही पड़ता है। तो हम लोग वहाँ से डिप्लोमा पास आउट होने के बाद फिर जाके इलाहाबाद में प्रॉपर प्रिपरेशन किए थे। तो कोचिंग्स के जो गाइडेंस होता है और चीज़ें रिवीजन हो जाती हैं, तो उससे सिलेक्शन मतलब थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। कोचिंग ज्वाइन करने से वहाँ पे आपको जो नए नए टॉपिक्स होते हैं या जो अपकमिंग टॉपिक्स होते हैं, या सबसे बड़ी बात है कि गाइडेंस और बच्चों के बीच में कंपटीशन की जो भावना होती है, उससे आप आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे ये है कि ये बहुत सारे बच्चे फेस करते हैं और इस चीज़ को फेस करने से बड़ा डरते हैं। जब आपने क्वालिफाई किया था, क्वालिफाई करने के बाद आप इंटरव्यू के लिए गए थे, वहाँ का अनुभव आपका कैसा रहा और किस प्रकार से आपने इंटरव्यू को फेस किया और क्वालिफाई किया? तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि डिप्लोमा लेवल पे किसी भी एग्ज़ाम्स में इंटरव्यू है नहीं। जितने भी जेई लेवल के एग्ज़ाम्स हैं उसमें कहीं भी इंटरव्यू नहीं है। लेकिन एक डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ऐसा डिपार्टमेंट है, चाहे बार्क हुआ, एनपीसीआईएल हुआ, न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स हुआ, इन सब में एग्ज़ाम्स के बाद इंटरव्यू होता है। तो मैंने कभी इंटरव्यू कभी किसी एग्ज़ाम्स का दिया नहीं था, तो मुझे एक्सपीरियंस था नहीं। और इस लेवल पे कई इंटरव्यूज़ की प्रिपरेशन कराई भी नहीं जाती है, तो मुझे खुद से तैयारी करना था। तो मैं यूट्यूब वगैरह से देख के थोड़ा बहुत अपने से तैयार करके गया था। और फर्स्ट टाइम था, तो जैसे इंटर किया तो वहाँ पे 7-8 लोग अपने अपने डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट बैठे रहते हैं, और उसमें क्वेश्चंस मतलब पूछते रहते हैं। अपने अपने फील्ड के जितने जिसको भी नॉलेज है वो अपने अपने फील्ड का क्वेश्चन पूछता है। तो उसमें क्या है कि आपको टू द पॉइंट आंसर देना है। यदि आपको कोई चीज़ नहीं आ रहा है तो उसको आप बोल दीजिए कि सॉरी सर, मैं इसको रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, या मतलब मुझे पता है लेकिन मैं उसको रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। डायरेक्ट डिनाई भी नहीं कर सकते हैं। और अगर नहीं आ रहा है तो आप उनको गलत आंसर भी मत दीजिए, क्योंकि ज़रा सा भी आप थोड़ा बहुत भी चूक करेंगे, क्योंकि वो अपने फील्ड के एक्सपर्ट है, आपके गलत क्वेश्चन से ही वो फिर क्वेश्चन प्रोड्यूस कर देंगे, फिर वो आपका इंटरव्यू अलग डायरेक्शन में चला जाएगा और फंसते चले जाएंगे आप। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, एक दो क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, तो मुझे थोड़ा सा रिकॉल करने में प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैं बोला था कि सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, आई थिंक मुझे पता है, मैं इसको मतलब जाके देख लूँगा एक बार। तो उनको लगा कि नहीं, मतलब ये स्पष्ट आप अगर जो चीज़ बोल देते हैं तो वो इंटरव्यू को बहुत इम्प्रेस करता है, कि आपको जो चीज़ें पता है वो बताइए, टू द पॉइंट बताइए, क्वेश्चंस को घुमाइए मत। 2 लाइन का ही 1 लाइन का आंसर दीजिए, लेकिन टू द पॉइंट दीजिए। तो इससे मतलब एक एक्सपीरियंस रहता है। बाकी एक दो क्वेश्चंस ऐसे थे जिसका मैंने उनको आंसर दिया, तो वो सेटिस्फाई तो हुए, लेकिन उनको था कि इस लड़के को प्रॉपर पता है या फिर ये रट के बोल रहा है। कहते हैं कि आप एक्सप्लेन करके ब्लैक बोर्ड पे बताइए। तो उस टाइम मतलब इंटरव्यू कभी दिए नहीं रहते हैं, और फिर वहाँ पे जाके एक्सपर्ट को पूरा एक्सप्लेन करके समझाना, आता हुआ भी चीज़ पूरा हाथ हिलता है, डर लगता है। तो फिर उसमें वो लोग मतलब हेल्प करते हैं कि कोई बात नहीं, पानी पी लीजिए, डरिए मत, एज ए मतलब फ्रेंडली एक दो वो लोग फिर जोक्स करते हैं, मजाक मतलब ऐसे फ्रेंडली माहौल बना देते हैं, ताकि आप उस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओ। तो माहौल फिर सेटअप हो जाता है, अच्छा हो जाता है। तो हेल्प मतलब हेल्प करते हैं, इंटरव्यू वाले हेल्पिंग नेचर का रहते हैं। तो वहाँ से एक एक्सपीरियंस मिला था, तो फिर अच्छा गया इंटरव्यू मेरा भी। सर, जो हमारा अगला प्रश्न है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये प्रश्न उन सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है जो NPCIL में सपना देख रहे हैं जाने का। तो सर, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि इसमें कौन से एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना पड़ता है, या किस तरह तैयारी करें कि जो भी बच्चे इस NPCIL में जाने का सपना देख रहे हैं वो आसानी से इस फील्ड में जा सकें, उस आपके बताए हुए राह पे चल के। तो क्या सलाह देना चाहेंगे आप? बच्चों को मैं यही सलाह देना चाहूँगा कि जैसे अगर आप डिप्लोमा किए हुए हैं, तो डिप्लोमा लेवल पे अगर जेई की जो भी एग्ज़ाम्स आते हैं उसमें क्या होता है कि टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों पूछता है। तो उसमें मैथ भी, नॉन टेक्निकल में मैथ भी पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, जीएस जीके पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, और आपका पैरेलल में टेक्निकल सब्जेक्ट तो होता ही होता है। लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में अगर आप बार्क, एनपीसीआईएल इन सब का एग्ज़ाम देते हैं तो इसमें केवल टेक्निकल टेक्निकल पढ़ना रहता है। तो ये हम लोग के लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है कि नॉन टेक का बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट होता है, उसको कवर करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इस फील्ड में आना है तो आपको केवल अपना टेक्निकल सब्जेक्ट ही कवर करना रहता है।
तो आप उसको प्रॉपर गाइडेंस के साथ अगर उसको पूरा फॉलो कर लेंगे तो हो जाता है। और इसमें भी NPCIL हो गया, इन सब चीज़ों में 2 स्टेज में एग्ज़ाम होती है। फर्स्ट स्टेज में होता है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, वो क्वालिफाई करने के बाद इंटरव्यू होता है। 50-50 रेशियो रहता है इनका। तो 50% में आपका टेक्निकल्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसके बाद फिर 50% मार्क आपके इंटरव्यू के दिए जाते हैं। तो केवल टेक्निकल ही पढ़ना रहता है, ज़्यादा वर्कलोड नहीं रहता है। आप अपना बेसिक सब्जेक्ट, उसके कोर सब्जेक्ट्स पे ध्यान दीजिए, बेसिक बेसिक चीज़ों का आपको नॉलेज होगा तो हो जाएगा। ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता है इसमें। आपकी इस सफलता में सरस्वती चिराग कोचिंग का रोल क्या रहा है सर? सर, सरस्वती चिराग कोचिंग, जैसा कि मैंने बताया है कि मेरा जो बेस है, जो जड़ है, वो यहीं से स्ट्रांग हुआ है। इसके पहले तो हम लोग को उतना बेसिक नॉलेज होता नहीं था। तो जब यहाँ आए तो मतलब 9, 10, 11, 12 जो भी कोचिंग की, तो यहाँ से मेरा बेस स्ट्रांग हो गया। मतलब धीरे धीरे मुझे पता चला कि हाँ, चीज़ें हैं, नॉलेज हुआ, चीज़ों को पढ़ने लगा, तो एक बेस स्ट्रांग हो गया मेरा। और दूसरी चीज़ ये थी कि सर के यहाँ पे हम लोग टॉपिक टेस्ट देते थे, और टॉपिक टेस्ट से भी हमको बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिलता था। उससे क्या है कि आपको सेल्फ स्टडी, किसी चीज़ को खुद से पढ़ के समझने का एक तरीका पता चलता है। उस चीज़ को याद करना, समझना, फिर उसको लिखना था। टॉपिक को जो भी तैयार करते थे उसको लिखते थे, तो उससे सेल्फ रिकॉल करने का तरीका होता है। क्योंकि एग्ज़ाम्स में या इंटरव्यू में आप किसी चीज़ को जितना माइंड में रिकॉल कर रहे रहते हैं, वही वहाँ पे बताना रहता है। तो ये टॉपिक टेस्ट से मुझे बहुत गाइडेंस मिला था कि चीज़ों को मुझे माइंड में किस तरीके से रिकॉल करना है, कैसे लिखना है, लिखते लिखते चीज़ों को क्लियरिफाई करने का तरीका। मतलब बहुत अच्छा अनुभव रहा है यहाँ से कोचिंग से टॉपिक टेस्ट देने का। और सर का गाइडेंस जो भी था, वो हमेशा हम लोग को मोटिवेट करते रहते थे। स्टार्टिंग में तो डांटते थे, तो लगता था कि मतलब बुरा लगता था कि कुछ भी बोल देते थे हम लोग को कि तुम लोग कुछ नहीं करोगे, ऐसे दुकान खोल लोगे। तो फिर मतलब ये था कि ठीक है सर, उस टाइम पे बोलते थे तो लगता था। लेकिन जब यहाँ से निकल के जब हम लोग स्ट्रगलिंग फेज में गए, तैयारी करने लगे, ये सब चीज़ें करने लगे, तो पता चलता था कि नहीं, जो सर जो चीज़ बोलते थे वो सही है। टॉपिक टेस्ट उनका जो हम लोग वहाँ पे दिए हैं वो काफ़ी काम आया। तो गाइडेंस जब यहाँ से प्रॉपर मिला, वो काफ़ी हेल्पफुल रहा हमारे लिए। यानी कि सर का डांटना, उनका जो निगेटिव में बोलना कि नहीं तुम दुकान खोलोगे, ये खोलोगे, वो आपको आज पता चल गया होगा कि उनका ऐसा बोलना आपको मोटिवेट करना था। उनका ये मोटिवेशन का ये तरीका रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर, वो अब पता चलता है, उस टाइम तो बुरा लगता था। लेकिन आज पता चलता है कि भाई जो सर हमें बोलते थे तुम कुछ नहीं कर पाओगे, ये नहीं कर पाओ, ताकि हमारे अंदर वो जोश अंदर से जगे और हम उस चीज़ को करें। ये बहुत ही बड़ी बात है गुरुजी। अगर आपके टीचर्स अगर आपको डांट रहे हैं तो आप उस चीज़ को निगेटिव ना लेकर बल्कि पॉजिटिव लेके, आखिर डांट रहे हैं तो क्यों डांट रहे हैं, क्या हम इस लायक नहीं है? अगर इस लायक नहीं है तो उस लायक आपको बन के दिखाइए। सर, मेरा आखिरी प्रश्न आपसे ये होगा कि अंत में आप क्या कहना चाहेंगे? अ, अंत में मैं बच्चों को यही कहना चाहूँगा कि अगर आपके पेरेंट्स आपको लगन और आपको प्रॉपर तरीके से फाइनेंशियली हेल्प करके आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप भी उस चीज़ पे खरे उतरिए। क्योंकि जनरली हम लोग मैक्सिमम यहाँ पे लोअर मिडिल क्लास से आते हैं, तो हमारी स्थिति उतनी अच्छी होती नहीं है कि हम महंगे कोचिंग्स कर सके या कोई बड़ा बिजनेस कर सके, या इतने हमारे पास पैसे नहीं रहते हैं कि हम बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, ये सब चीज़ें कर सकें। मतलब लग्जरियस लाइफ हम लोग जी नहीं सकते हैं। तो कम से कम आप एक अपना बेस जो जिस तरीके से है उसको अगर ऊपर उठाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको दृढ़ संकल्प करके, मेहनत करके आगे बढ़ना ही पड़ेगा। तो उसमें टीचर्स हो गए, पेरेंट्स हो गए, अगर आपको कोई डांट रहे हैं या कुछ बोल रहे हैं, तो आपके भले के लिए ही बोलते हैं। तो उस चीज़ को आप एब्जॉर्ब करिए और मेहनत करिए। थोड़ा सा असफलता कभी कभी आएगी, परसेंटेज कम आता है, बेसी आता है, इस चीज़ पे भी बिल्कुल निराश नहीं होना है। एग्ज़ाम्स वगैरह दे रहे हैं, 2-4 नंबर से रह जा रहे हैं, तो उसमें भी प्रॉब्लम्स, मतलब ये नहीं होना है कि मेरा नहीं हुआ तो ये हुआ। आप उस चीज़ को देखिए, समझिए। मेरा तो, मैंने अपने अनुभव से यही बता रहा हूँ कि मैंने इतने सारे एग्ज़ाम दिए हैं, लगभग 20-30 एग्ज़ाम दिए होंगे। तो सबसे मैं एक-एक, मतलब स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता रहा हूँ। जैसे पिछले एग्ज़ाम्स में मेरे इतने आए, तो अगला आ रहा है तो उसमें मेरा 1-2 नंबर ज़्यादा ही आया है, कभी कम नहीं हुआ है। तो इस तरीके से प्रॉपर प्रीवियस ईयर्स के पैटर्न्स वगैरह देख के और क्वेश्चंस वगैरह देख के, मॉक टेस्ट वगैरह लगा के, धीरे-धीरे अपने को इम्प्रूव करते चले गए। मतलब बहुत तेज़ तो मेरी गाड़ी नहीं बढ़ी है, धीरे-धीरे ही बढ़ी है, मगर बढ़ती-बढ़ती अंत में मैंने मंजिल को पा लिया है। तो उस तरीके से आप लोग को भी है कि मतलब आप कंसिस्टेंसी बना के रखिए, धैर्य बना के रखिए। थोड़ा जिसको लेट हो रहा है वो भी थोड़ा धैर्य बना के रखे, एक न एक दिन सफलता आप ज़रूर पा लेंगे। और शुभकामनाएँ आप लोग को।
एक बात मैं भी अंत में कहना चाहूँगा। सबसे बड़ी बात है कि हर एक पेरेंट्स के आंखों में अपने बच्चों के प्रति एक सपना होता है कि मेरा बच्चा बड़ा होगा और जीवन में कुछ करेगा, क्योंकि आज वो हमें पाल रहे हैं, एक समय ऐसा आएगा कि उन्हें हमें पालना पड़ेगा। तो ऐसा नौबत आप ना लाएं कि उन्हें खिलाने के लिए हमें उनको ताना मारना पड़े। तो आप इतनी मेहनत करिए, आप अपनी सफलता को हासिल करिए, ताकि एक समय ऐसा है कि अपने माता पिता को लग्जरियस लाइफ दे सके आने वाले समय में। ठीक है, तो सर आपका हमारे पॉडकास्ट में जो आपने इतना कीमती समय दिया उसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।